गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 में पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते। इस पाठ को लिखा है बच्चों हेलन केलर ने। ये उनकी आत्मकथा है स्टोरी ऑफ लाइफ, उसका एक ये भाग है छोटा सा। तो हेलन केलर के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बच्चों कि कौन थी वो। तो हेलन केलर का जन्म 1880 में हुआ था और अमेरिका में। ये एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच में रोशनी दे रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता है न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर जब वे 1.5 वर्ष की थी। बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं होती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। मतलब यह है बच्चों की जो लेखिका हैं इस पाठ की, जो देखकर भी देख नहीं सकते, वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब वो छोटी होती हैं तो उनके साथ एक घटना घटती है। जब ये 7-8 साल की उम्र में होती हैं तो पहले तो ये देख सकती थी, ये जन्मजात आँख इनकी रोशनी थी, लेकिन जब ये 6-7 वर्ष की होती हैं जैसे ही, तो इनकी एक घटना होती है जिससे कि धीरे 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 इनकी आँखों की रोशनी जाती है। अचानक से नहीं चली जाती है, वो धीरे धीरे जाती है। और ये अमेरिका की रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने हौसला अपना नहीं छोड़ा। ब्रेल लिपि के माध्यम से इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कॉलेज के दिनों में ही उनकी एक ऑटोबायोग्राफी, जिसको आत्मकथा बोलते हैं, स्टोरी ऑफ लाइफ के नाम से प्रकाशित हुई। और इन्होंने कई सारे लेख लिखे थे, सैकड़ों लेख लिखे थे, ठीक है। और जिससे हम लोग क्या होते हैं, आज की जनरेशन इनसे एक्सपायर होती है, प्रभावित होती है। और जहाँ पर लोग उम्मीद खो देते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते और तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेखिका से के माध्यम से, लेखिका के इस लेख के पढ़ने के माध्यम से हम जान पाते हैं कि किस प्रकार कोई भी एबिलिटी नहीं होने पर भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ कभी न कभी तो हासिल करता ही करता है, अगर वो अपनी कोशिश जारी रखे तो। बच्चों इस पाठ में जो देखकर भी नहीं देखते, लेखिका ने हम लोगों को बस एक मैसेज दिया है कि उनको तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो बोलती हैं कि जिनके पास आँखें हैं वो चीज़ों को देखते हुए भी अनदेखा करते हैं। जैसे प्रकृति की जो देन है, भगवान की देन जो आँखें हैं, लोग उनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि चीज़ों को देखते हैं और अनदेखा करते हैं। पाठ को हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। लिखा है, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इन तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों के पास आँखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। ऐसा वो क्यों बोल रही हैं? क्योंकि एक बार क्या होता है कि उनकी मित्र जंगल से लौट रही होती हैं, तो लेखिका उनसे पूछती हैं कि आपने जंगल में क्या देखा? जंगल में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उनकी जो मित्र थी रोज़ाना उन चीज़ों को देखती थी, जो जंगल से आ रही थी, तो हमेशा वो उन चीज़ों को देखती थी, तो उसके लिए कुछ नया नहीं था। लेकिन लेखिका के लिए तो नया था। वो पूछती है कि तुमने जंगल में क्या देखा? तो वो बोलती कुछ भी नहीं। तो लेखिका को यहाँ पे बहुत अचरज नहीं होता है, आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे उत्तर उनको दे चुके थे, मतलब कुछ खास तो नहीं। जब वो किसी से पूछती थी तो लोग उनको सही से जवाब नहीं देते थे। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिर कोई विशेष चीज़ दिखाई न दे?
मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में परम आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनियों पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। लेखिका कहती हैं कि क्या ये संभव है कि कोई घंटा भर जंगल में घूमे और उसे कोई विशेष चीज़ दिखाई न दे। बोलती हैं कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं रोज़ प्रतिदिन सैकड़ों चीज़ों का छू कर पहचानती हूँ और सैकड़ों चीज़ों का महसूस करती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान टहनियों में जब नई कलियाँ बसंत के मौसम में नए नए पत्ते और फूल खिलते हैं, कलियाँ खिलती हैं, तो नई नई कलियाँ वो खोजती हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने में और उसकी जो घुमावदार बनावट है उसको महसूस करने में उनको बहुत ही आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनियों पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कान में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित उठती हूँ। मतलब वो झरने के बीच अपना हाथ रखती हैं, जब झरने के पानी बहते हैं तो प्रकृति की हर एक चीज़ों को वो महसूस करती हैं। सैकड़ों वही बोलती हैं कि जिनके पास आँखें हैं वो इन चीज़ों को महसूस नहीं करते, क्योंकि वो इन चीज़ों की वो आदी हो जाती है, देखते थे उनके लिए नया नहीं है। फिर क्या आगे क्या बोलती हैं, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशियाँ मिलती हैं तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरे मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति में, तो जिनकी आंखें हैं वो संवेदना को नहीं छूते हैं, किसी के उन यूनिक चीज़ों को, विशेष चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं जितना कि लेखिका देती हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कद्र नहीं करता, वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और आगे प्रकृति की दी हुई चीज़ों की कद्र करनी चाहिए, उसकी अहमियत को समझना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा इस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के इस आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामक से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। मतलब ये जो दृष्टि है, जो हमारे पास एक विशेष चीज़ है भगवान की दी हुई, इसके माध्यम से हम लोग अपनी ज़िंदगी में, हमारी जो जीवन है उसमें खुशियाँ भर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों का अनुभव करके, देख के, परख के, महसूस करके और दूसरों को खुशी दे सकते हैं। यानी अगर लेखिका वो बता पाती उनकी दोस्त कि हाँ मैंने जंगल में ये सारी चीज़ें देखी, तो लेखिका भी आनंदित हो जाती और उनके दोस्त को भी अच्छा लगता। तो इसी प्रकार जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है लेखिका का कि जहाँ पे लेखिका के पास आंखें नहीं हैं तभी वो सैकड़ों चीज़ों का अनुभव करती हैं, महसूस करती हैं। तो जिन लोगों के पास आंखें हैं वो हर एक चीज़ को देख के इग्नोर क्यों करते हैं, अनदेखा क्यों करते हैं, वो भी महसूस करें और अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निबंध से में जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था। तो जिन लोगों के पास आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते थे। हेलन केलर ऐसा क्यों बोलती थी, क्योंकि जब उनकी मित्र एक बार जाती हैं जंगल में तो वो अपने मित्र से पूछती हैं कि आपने क्या देखा जंगल में, तो उनका जवाब था कि कुछ भी तो नहीं। तो इसी प्रकार जो लेखिका है उनको लगता है कि सचमुच जो जिनके पास आंखें हैं वे
कम देखती हैं। तो आइए हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। ठीक है, बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? इसका उत्तर लिखेंगे, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था, हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनका मानना था कि क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग ईश्वर की दी हुई देव को देख सकते हैं, देव को देख सकते हैं, उसके प्रति जिज्ञासा और उससे होने वाले लाभ का लाभ का अनुमान भी नहीं लगा सकते। अनुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जो लोग ईश्वर की दी हुई चीज का या ईश्वर की दी हुई देन को उसके प्रति जिज्ञासा को होने वाले लाभ का अनुमान में दी हुई देन को देख सकते हैं, तो उसके प्रति जिज्ञासा और उससे होने वाले लाभ का भी अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रश्न हमारा दूसरा, प्रकृति, मैं इसे इरेज करके लिखती हूँ। दूसरा प्रश्न,
प्रश्न दूसरा है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? ठीक है, उत्तर दूसरा लिखेंगे, प्रकृति के रूप में परिवर्तन करने वाली प्रकृति के रूप में परिवर्तन करने वाली चीजें प्रकृति का जादू है। प्रकृति का जादू है, ठीक है। जैसे वृक्षों की घुमावदार बनावट, वृक्षों की घुमावदार बनावट, ठीक है, वृक्षों की घुमावदार बनावट, उनकी छाल और पत्तियां फूल, पंखुड़ियां, ठीक है, फूल, पंखुड़ियों की मखमली सतह, पंखुड़ियों की मखमली सतह, बागों में पेड़ पर गाते पक्षी, बागों में पेड़ पर गाते पक्षी, कलकल करते झरने आदि, ठीक है, कलकल करते झरने आदि। तो प्रकृति का जादू किसे कहा गया? जो प्रकृति के रूप में परिवर्तन करने वाली जो चीजें हैं, जैसे कि प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है भी, तो जो भी चीजें प्रकृति में परिवर्तन करती हैं, जैसे प्रकृति में परिवर्तन करने वाली चीजें प्रकृति का जादू है। जैसे वृक्षों की घुमावदार बनावट, जो वृक्ष होते हैं उसकी बनावट भी घुमावदार होती है, उनकी छाल, जो वृक्ष की छाल होती है वो भी एकदम घुमावदार होती है, खुरदुरी होती है, ठीक है, पत्तियां, फूल, पंखुड़ियों की मखमली सतह, पंखुड़ी को जब आप टच करेंगे तो उसकी जो सतह होती है वो मखमली होती है, बागों में पेड़ पर गाते जो पक्षी, कलकल करते झरने आदि, ये सारे क्या होते हैं? प्रकृति का जादू कहा गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं, हेलन के मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जो लेखिका है वो पूरी तरीके से इन सारे उत्तरों की आदी हो चुकी थी, उनको आदि मतलब यहाँ पे आदत है, तो वो आदि होता है, एक आदि होता है एक्सेट्रा, जैसे ये आदि, इत्यादि आदि, और एक आदि होता है बड़ी की मात्रा, यानी इस आदि का मतलब होता है आदत, ठीक है, और इस आदि का मतलब होता है इत्यादि, यानी ऐसे ही और इसी तरीके के भी और सारे शब्द। तो इसके बाद बच्चों जो लेखिका है उनका कुल मिला के कहना ये है कि जो प्रकृति की देन है, दृष्टि, जिसके माध्यम से हम प्रकृति को देख सकते हैं, महसूस करते हैं, उसको आनंद उसका उठा सकते हैं, तो हमें इसके महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि इसका महत्व वही समझ पाता है जिसके पास
ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और इसके साथ ही वो मनुष्य को एक संदेश दे रही हैं कि मनुष्य उन चीज़ों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, जो है उसी कद्र भी नहीं करता। ठीक है, तो हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।